नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज थोड़ी चर्चा कर लें कि मोदी जी के बाद कौन। ये प्रश्न इसलिए आवश्यक है कि अब मोदी जी ने एक अमृत काल करके 2047 तक का एक रोड मैप हम सबके सामने रखने की बात कही है। तो जब वो देश को प्रगति के पथ पे ले जा रहे हैं, जब 3 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 20 ट्रिलियन की इकॉनमी बना रहे हैं, तो उनके मन में कोई ना कोई एक खाका तो होगा ही कि उनका भाई अब वो 72-73 साल के हैं। अब से 24 साल बाद वो करीब 47 आते आते वो करीब 100 टच कर रहे होंगे। तो 100 साल में तो मेरी याद में कोई दुनिया का कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं रहा जो 100 साल की उम्र में भी राज करे। तो कोई ना कोई उनका सक्सेशन प्लान तो होना ही चाहिए कि जब उनके बाद कौन उस चीज़ को संभालेगा। अब उसको कुछ लोग कह रहे हैं ये वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो गई है, गद्दी की लड़ाई शुरू हो गई है, इत्यादि इत्यादि। क्योंकि जो वैसे पारंपरिक रूप से पार्टी ये निर्णय लेती, मतलब मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि कांग्रेस जैसी पार्टी जिसको कहा जाता है कि परिवारवाद वाली पार्टी है, राजीव गांधी की हत्या के बाद वहाँ जब वो पद खाली हुआ तो नरसिम्हा राव साहब जब प्रधानमंत्री बनने की रेस में आए तो फैक्ट ये हुआ था कि ये प्रधानमंत्री बन जाएंगे, संगठन पे वो अर्जुन सिंह या शरद पवार या कोई और आएगा। लेकिन वो नहीं माने, वो संगठन पे भी उन्होंने कब्जा जमा रखा, प्रधानमंत्री भी बन गए। फिर खैर बाद में सीताराम केसरी जी आए, फिर सोनिया गांधी आई, इत्यादि इत्यादि। मैं सिर्फ ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि पारंपरिक रूप से बीजेपी में ये संगठन डिसाइड करता है कि अब कौन, इसके बाद कौन होगा, इत्यादि ये सब चीज़ें। ये एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट था कि ज़्यादातर पार्टीज़ में और ख़ास करके केंद्र में, चूँकि मुख्य रूप से जो नेशनल पार्टीज़ के रूप में कांग्रेस या बीजेपी रही है, संगठन और सरकार दो अलग चीज़ें होती थी। ये हरदम होता है। इवन जनता पार्टी में, जनता दल में, भाई जनता पार्टी आई तो चंद्रशेखर जी अध्यक्ष बने जनता पार्टी के, और सरकार के मुखिया मोरारजी देसाई बने। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि संगठन और सरकार दो अलग अलग रोल होते हैं, उनके दो मतलब किसी भी दो पावर सेंटर होते हैं। बीजेपी में भी ये था। बीजेपी के जितने, अगर अटल जी थे तो उस समय जो भी उनका अध्यक्ष होता था उसका दबदबा होता था। आडवाणी जी संगठन में जितनी पकड़ आडवाणी जी की थी उतनी पकड़ अटल जी की नहीं थी। अब आज की तारीख में अगर आप देखिए तो जेपी नड्डा साहब बीजेपी के अध्यक्ष पद पर विराजमान हैं। क्या कहीं से भी आपको ये लगता है कि जेपी नड्डा साहब कद में, बाकी कामों में, किसी भी चीज़ में मोदी जी के कद के बराबर हैं, या उनसे थोड़ा ही छोटे कहे जाएंगे, थोड़ा बड़े? क्योंकि अटल जी जब थे तो संगठन के बहुत से लोग, मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी जी तो थे ही, मतलब ऐसे तमाम लोग थे जो उनके सामने बौने नहीं नजर आते थे। आप क्या नड्डा जी और हमारे मोदी जी का कंपैरिजन करें तो क्या उचित कंपैरिजन होगा? क्योंकि अब क्या हो गया है कि सरकार और संगठन ये सब गड़बड़ है। कौन सरकार कौन संगठन, मतलब सब मोदीमय है। सरकार भी मोदी है, संगठन भी मोदी है, ये सब मोदीमय हो गया है। देखिए, अटल जी इस देश के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रधानमंत्री रहे हैं। वो ऐसे हैं कि आज भी उनकी पॉपुलैरिटी, आज भी लोग उनके किस्से सुनाते हैं। मोदी जी के साथ जो मुझे लगता है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप तो उनको बहुत पसंद करता है, हो सकता है अटल जी से ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन एक बड़ा ग्रुप देश में है जो मोदी जी को के बारे में उसकी अच्छी राय नहीं रखता है, जो अटल जी के साथ नहीं था। मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ कि अगर आपको याद हो तो जब गोधरा हुआ उसके बाद ये माना गया कि भाई जो गुजरात सरकार है उसने उचित कदम नहीं उठाए थे उस नरसंहार को रोकने के लिए। तो एक समय ऐसा भी आया था जब अटल जी ने गुजरात में जाके मोदी जी को राजधर्म की याद दिलाई थी। और यही नहीं, उसके बाद जब गोवा में इनका राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा था तो जैसा अब तो सारी किताबों में है, ये करीब करीब अटल जी बिल्कुल मन बनाए हुए थे कि मोदी जी को चीफ मिनिस्टर पद से हटाना है। लेकिन वहाँ पे संगठन और ख़ास करके आडवाणी जी के जो कहते हैं जोर के चलते ये नहीं हटे। तो संगठन का बोलबाला सरकार के ऊपर रहता था। ऐसा नहीं है कि सरकार का जो अगुवा होता था वो बिल्कुल संगठन को अपने हिसाब से चलाता था। ये तो हाल की बात है। आज हम जहाँ खड़े हैं, आज एज ऑन डेट, अगर आप देखिए कि मोदी जी के बाद कौन प्रधानमंत्री बन सकता है, आडवाणी जी का नाम नहीं लेंगे, वो तो पहले ही उनको मार्गदर्शक मंडल करके, अब उनकी एज भी हो गई है, मेरे ख्याल में वो कहीं से भी दूर दूर तक इस खेल में नहीं है। एक नाम बहुत जोर शोर से आता था पहले, वो नाम था देवेंद्र फडणवीस साहब का। देवेंद्र फडणवीस साहब
के नाम के कारण ये थे कि एक तो वो महाराष्ट्र से आते हैं। महाराष्ट्र का एक एडवांटेज है कि उत्तर प्रदेश की 80 सीट के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जहाँ से 48 एमपीज आते हैं, तो एक बड़े चंक के एमपीज आते हैं। तो अगर इतना आपकी होम स्टेट से आ रहे हैं तो आपके लिए आसान हो जाता है। जैसे मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर के जब एमपी लड़ना था तो वो आके उत्तर प्रदेश से इलेक्शन लड़े, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, तो एक इनहेरेंट आपको वो एडवांटेज मिलती है बड़े स्टेट की। दूसरा देवेंद्र फडणवीस के साथ एक एडवांटेज ये थी कि वो आरएसएस के थे, ब्राह्मण थे, मतलब उनके पिताजी भी पॉलिटिक्स में, तो उनको एक बहुत सी ये सब एडवांटेजेस थी। लेकिन हुआ क्या, आज की तारीख में देवेंद्र फडणवीस जी को कट टू साइज करके उनके साथ जो हुआ, नहीं, दो चीज़ें हैं। एक तो वो अपने लोगों को अपने साथ नहीं रख पाए, शिवसेना के साथ मामला जम नहीं पाया, और फिर बाद में बड़ी तोड़फोड़ के बाद जब सरकार बनी भी तो वो मुख्यमंत्री का पद नहीं बनाएंगे, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, और उनको वो पद लेना पड़ा और वो आज तक उसी को लेके चला रहे हैं। अब एक नाम और है जिसके बारे में बात कर ली जाए, वो नाम कई लोग कहते हैं राजनाथ सिंह साहब। राजनाथ सिंह साहब के का नाम लेने का कारण ये है कि वो उत्तर प्रदेश से आते हैं, 80 सीट वाले राज्य से आते हैं, अच्छी छवि है। लेकिन दो चीज़ें हैं जो मुझे लगता है, एक तो उनके जो बच्चे आ गए हैं पॉलिटिक्स में, तो बच्चे आ जाने से उनकी शायद बार्गेनिंग पावर बहुत कम हो गई है। दूसरा, वो जब कभी मौका पड़ा है ना, तो वो उस समय जैसे मोदी सरकार के भार में दब भी गए हैं, तो ऐसा नहीं हुआ है कि वो उनका एक अलग छवि बन पाई। अब जो एक सबसे सीरियस कैंडिडेट इस उसमें, और जो सबसे वो है अमित शाह साहब। अमित शाह साहब को फैक्ट है कि उनको मोदी जी का स्नेह भी है, उनके पेट्रनेज भी, और वो सबसे उनके विश्वास पात्र भी, उनके पुराने सहयोगी रहे हैं। गुजरात में गोधरा से लेके और अभी तक के सफ़र में बहुत से जो भी कार्य किए होंगे उसके वो अकेले सहयोगी, और जो भी कह दीजिए उसको विटनेस करने वाले, उसको जानने वाले होंगे। दूसरा, उन्होंने अपनी धीरे धीरे करके एक अपनी इमेज ये बना ली कि चुनावी प्रबंधन में इस समय उनसे अच्छा कोई नहीं है। एक ज़माने में उनके बारे में लोग ये भी हंसी में मजाक में कहने लगे थे कि जब ट्रम्प चुनाव हार गए थे कि इनको वहाँ भेज दो, ट्रम्प जी को इधर उधर तोड़ ताड़ करके ट्रम्प जी को बनवा देंगे। तो वो इस तरह का चुनावी प्रबंधन, सरकार गिराना, अपनी सरकार बनाना, खरीदना, डराना, धमकाना, इन सब में वो काफ़ी पारंगत माने जाते हैं, क्योंकि ईडी और सीबीआई और इन सब का यूज़ कैसे करना है वो ये समझते हैं, किसको डराना है, किसको धमकाना है, किसको क्या करना है। अब सबसे बड़ी दिक्कत अमित शाह साहब की ये है कि अगर उनको प्रधानमंत्री बनना है तो ये ज़रूरी है कि मोदी जी ही डिसीजन मेकर रहें, क्योंकि मोदी जी की पेट्रनेज और सदारत के बिना वो नहीं बन सकते हैं। उनको मोदी जी के ही द्वारा, मोदी जी की देखरेख में ही वो प्रधानमंत्री बनने की बात सोच सकते हैं। बाकी जो इनके सामने जो दो लोग अमित शाह के सामने जो चैलेंज कर सकते हैं इस बात को, वो दो नाम हैं, नितिन गडकरी साहब और योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और सेंटर के मंत्री जी। अब जरा इनके बारे में सोच लिया जाए कि इन लोग कितना बड़ा चैलेंज है अमित शाह साहब के लिए। और अमित शाह साहब की जब मैं बात कर रहा हूँ तो ये पूरी तरह से बैक्ड बाय मोदी जी हैं, और मोदी जी इनको बिल्कुल चाहेंगे कि ये उनके बाद जब भी वो सीट खाली हो, 35 में हो, 2045 में हो, 50 में हो, 2060 में हो, तो अमित शाह साहब ही उस पे इन देश के प्रधानमंत्री बने। अब पहली चीज़ ये है कि सबसे पहले बात हम लोग गडकरी साहब की कर रहे हैं। गडकरी साहब का एक चीज़ ध्यान दीजिए कि गडकरी साहब के पास पे बाद में आएंगे, पहले कुछ चीज़ें उनकी वो समझ लें कि वो क्या क्या हैं। गडकरी साहब की गुडविल ज़बरदस्त है, और गुडविल केवल अपनी पार्टी में नहीं है, जो सहयोगी दल हैं एनडीए के या विपक्षी पार्टियों में भी उनकी ज़बरदस्त गुडविल है। उनकी भाषा कभी इस तरह की इतनी तल्ख नहीं होती है, कोई बदतमीजी की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और लोगों से मिलते जुलते हैं। अगर किसी का काम होता है तो उनको ये नहीं लगता उसके घर का भाई रोड बनवाना है तो मतलब डबल इंजन की सरकार हो ना हो, वो रोड बनवाने में अपना सहयोग, मतलब अपने मंत्रालय का सहयोग दे देते हैं। और दूसरी एक बात और है कि वो कई बार अपने मन की बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से रख देने में उनको दिक्कत नहीं होती। उनको नहीं दिक्कत, मतलब वो बहुत बार कहे, वो एक बार कहे कि जो नेता हैं उनको टिकट के लिए परेशान है, जिनको टिकट मिल जाता है वो जीतने के लिए परेशान है, जो जीत जाते हैं एमएलए विधायक सांसद बन जाते हैं वो मंत्रालय के लिए परेशान हो जाते हैं, मंत्री बनने के लिए। मंत्री जो बन जाता है वो अच्छे विभाग के लिए परेशान है, अच्छा विभाग जब मिल जाता है तो वो
चीफ मिनिस्टर के लिए परेशान होता है, तो हरदम वो एक टेंशन में जीता है। वो कहते हैं मैं इस किसी टेंशन से मुक्त हूँ। वो इस तरह की बहुत सी बातें, दूसरे दल के कोई कार्यक्रम है उसमें अगर बुलाए गए हैं तो उसमें भी चले जाने में उनको दिक्कत नहीं होती है। और एक उनका बहुत बड़ा है कि वो बहुत एफिशिएंट मंत्री माने जाते हैं, बहुत कामयाब मंत्री हैं। उन्होंने जिस तरह से जो मंत्रालय उनको सौंपा गया उसमें उन्होंने बहुत ठीक से, एक और है उनकी गुडविल बहुत ज़्यादा है और वो आरएसएस के माने जाते हैं। नागपुर कार्यालय का पूरी तरह से उनको वहाँ से ताकत मिलती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए जो ज़रूरी है कि बॉम्बे क्लब की पूरी बैकिंग है। बॉम्बे क्लब मैं तो बोल रहा हूँ तो देश में औद्योगिक घरानों के दो गुट हैं एक तरह से, वो कहता नहीं है लेकिन है। एक गुजरात लॉबी आजकल हो गई है क्योंकि भाई अडानी जी और ये सब लोग उस लॉबी के, और एक मुंबई लॉबी है। तो मुंबई लॉबी पूरी तरह से गडकरी जी को बैक करती है। अब मैं दो बातें ये बताना चाहूँगा कि किस तरह से, एक पुरानी बात एक नई बात अभी की, क्योंकि कैसे उनको वो रेस में ना आ पाए, वो कैसे, वो साजिश वर्ड में नहीं बोल रहा हूँ लेकिन वो कैसे प्लान किया जा रहा है। याद के लिए बता दूँ 2013 में जब 2014 की चुनाव की तैयारी थी और उस समय ऐसा हुआ कि भाई अब प्राइम मिनिस्टर का नाम कैंडिडेट डिक्लेयर करना है और मोदी जी बहुत उसके स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे, तो उस समय गडकरी जी को वहाँ से हटाया गया था। जैसा कहा जाता है, कुछ लोगों का मानना है कि शायद गडकरी जी जिस तरह से मोदी जी डिक्टेट करना चाहते थे वो नहीं मानते। उनको हटा के राजनाथ सिंह जी को लाया गया। राजनाथ सिंह जी ने अडवाणी जी के सारे ऑब्जेक्शंस के बाद, सब कुछ करने के बाद भी मोदी जी को पीएम कैंडिडेट 2014 का बीजेपी का डिक्लेयर कर दिया। तो एक तो और सिर्फ यही नहीं, ये मैं किस रेफरेंस से कह रहा हूँ कि जब नितिन गडकरी साहब अध्यक्ष बने बीजेपी के तो 2013 में कुछ ऐसे हालात पैदा कर दिए गए थे कि उनको इस्तीफा देना पड़ा था और फिर राजनाथ सिंह साहब बन के उन्होंने मोदी जी का बीजेपी का कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया था, बीजेपी का पीएम कैंडिडेट। दूसरी बात हाल की है जो कुछ लोगों का ध्यान उधर गया है, कुछ का नहीं गया है, लेकिन वो भी आप समझ लीजिए। अभी कुछ कैग की रिपोर्ट्स आई हैं, वो 7 रिपोर्ट आई हैं, उसमें से 6 नितिन गडकरी जी के मंत्रालय से संबंधित है। डिफेंस में सब कुछ चंगा है, कोल में सब कुछ चंगा है, सब जगह चंगा है, केवल दिक्कत यहाँ है 7 में से 6 जगह। और उसके बाद बहुत से प्रश्न उठे, गडकरी जी से पूछा जाने लगा, इन्होंने कुछ प्रेस में भी कहा, कुछ बातें लोग फिर भी कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ बताइए, आपको ये मालूम है कि कैग कौन है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इस देश का कौन है? उनका नाम है जीसी मुर्मू साहब। जीसी मुर्मू साहब कौन है? जीसी मुर्मू साहब का एक और परिचय है। वो धारा 370 जब हटी कश्मीर में, उसके बाद ये पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए उस छोटे कश्मीर प्रदेश के, और फिर 2021 में इनको हैंडपिक करके इनको ट्रांसफ़र करके लाया गया अभी वर्तमान पोजीशन पे। वर्तमान पोजीशन है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बनाए गए, वहाँ से लाके तो विश्वास पात्र हैं। क्यों विश्वास पात्र हैं? क्योंकि जब मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे तो ये उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। यार ये गुजरात काडर के अफसर हैं, ये उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, तो पुराना रिश्ता है, बहुत ट्रस्ट है। उन्होंने जो ये रिपोर्ट पेश की है गडकरी जी के अगेंस्ट, उनके मंत्रालय के अगेंस्ट, आपको क्या लगता है कि जिस तरह के इनका संबंध है, जिस तरह का वो है, वो क्या बिना ऊपर रोड रिपोर्ट दिखाए या बिना उनके समर्थन के या सिर हामी के क्या ये रिपोर्ट आई होगी? मामला ये है कि गडकरी जी को प्राइम मिनिस्टर की रेस से बाहर करना है, कुल मिला के है। अब आते हैं सबसे दूसरे विकल्प, जो सबसे मुश्किल होगा, इनको कैसे डील किया जाए, क्योंकि 80 सीटों वाले प्रदेश, उत्तर प्रदेश के जो इस समय सबसे बड़े लीडर बीजेपी के हैं वो योगी आदित्यनाथ हैं। उनके और दूसरे लीडर के बीच में कम से कम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और फिर कोई लीडर शुरू होगा उत्तर प्रदेश में वर्तमान हालात में। उनका 80 सीट्स वाला राज्य है, तो ऐसे ही उनका कद जो है भारी भरकम है। 2014 में 73 सीट जीती थी कांग्रेस, 2019 में 64 सीट जीती थी, 64 सीट, मतलब किसी भी राज्य की टोटल सीट से ज़्यादा है यहाँ की सीट, मतलब ये जीत के आए थे। हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा है, ये भी याद रखिएगा। मोदी जी के बाद बीजेपी के सबसे पॉपुलर चेहरे हैं वोट की दृष्टि से।
वोट दिलाने की क्षमता रखते हैं और बहुत साफ, मतलब छवि बहुत साफ सुथरी है। बुलाए जाते हैं बाकी जगह से, भाई जब इलेक्शन होता है तो चाहे केरल हो, चाहे असम हो, चाहे गुजरात हो, सब जगह इनकी बड़ी मांग होती है। अब इनकी 2-3 दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत यह है, इनके पास कोई बिजनेस हाउस की बैकिंग नहीं है। ये नहीं है कि उस बॉम्बे क्लब के, गुजरात क्लब के, ऐसी कोई बिजनेस हाउस की बैकिंग नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि ये अकेले, इनका एक और चीज़ समझ लीजिए यूनिक, बीजेपी में उत्तर प्रदेश में अकेले हिंदू धर्म के नेता हैं। बाकी जो भी उत्तर प्रदेश का नेता है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा की पॉलिटिक्स कर रहा है, सब किसी ग्रुप विशेष, जात विशेष के। ब्रजेश पाठक ये भाई ब्राह्मण को रिप्रेजेंट करते हैं, केशव मौर्य भाई ये तो मौर्य समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं, बेबी रानी मौर्य ये तो दलित समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से हर जो हर व्यक्ति है वो एक विशेष समुदाय के नेता के रूप में प्रतिष्ठित है, न कि हिंदू नेता धर्म के नेता के रूप में। वो एडवांटेज योगी जी को है। योगी जी को कैसे, जो कहते हैं ना, रोकने की कोशिश की गई या उनका कद छोटा करने की कोशिश की गई, वो पहले से चल रहा है। 2018 में AK शर्मा जी को भेज दिया गया था, इस्तीफा दिलवा के भेज दिया गया था कि जाके उत्तर प्रदेश संभालो और योगी जी को के ऊपर सुपरवाइज करिए। योगी जी ने उनकी क्या हालत कर दी थी आपको याद ही है। फिर ओम प्रकाश राजभर, जिसने योगी जी को इतनी गाली दी एज चीफ मिनिस्टर, वो सपा के साथ इलेक्शन लड़ा, उनको फिर सिर आंखों पे बिठा के ले आया गया है। ये सब जो उत्तर प्रदेश के जितने आप चेहरे नाम लीजिएगा, ये सब अमित शाह साहब के ट्रस्टेड लोग हैं। ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य, टेनी, किसी का भी आप नाम लीजिए, ये सब उनके, ओम प्रकाश राजभर, ये सब उनके ट्रस्टेड लोग हैं। और ये अपने कई लोगों को उत्तर प्रदेश में मतलब उनको ताकत दे रहे हैं, इसलिए कि किसी दिन जब बात आएगी उत्तर प्रदेश के उसकी कि भाई कौन प्रधानमंत्री, तो वहाँ से उनको इन छत्रपों के द्वारा कहीं ना कहीं उनके पक्ष में माहौल बने। एक मैं चीज़ इसलिए बता दूं कि योगी जी भी थोड़ा टफ है कई मामलों में, जिसकी वजह से इनको मुश्किल होती है। जैसे अजय मिश्रा टेनी वाले, उनके लड़के वाले केस में खूब दबाव आए थे, आपको याद भी है। हाईकोर्ट ने तो जमानत भी दे दी थी मोनू मिश्रा को पहले। योगी जी अगर उस समय एक सक्षम और ईमानदार पुलिस अफसर को रख के, एक, हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में वो जांच हुई, जांच करवा के उन्होंने लॉजिकल कंक्लूजन तक ये कर दिया है कि जैसा वो है कि टेनी जी के लड़के थोड़ा न्यायालय से उनको राहत मिलेगी, इसकी संभावना बहुत कम है। अब उनको कैसे टेम किया जाए, तो ये जो दूरदृष्टि वाला है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, उसमें ये हुआ है कि उत्तर प्रदेश को ही छोटा कर दो, 80 सीट की जगह कम से कम 60 सीट का कर दो, तो 25% ताकत तो कम हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी एक मामला है कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में, जो अभी हुआ कि संजीव बलियान के हवाले से कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग होना चाहिए। जिस दिन भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनेगा उस दिन अवध क्षेत्र और बुंदेलखंड भी बनेगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश भी बनेगा। तो मुझे बहुत अचंभा नहीं होगा अगर कोई इस तरह का काम किया जाए जिससे उत्तर प्रदेश बढ़ जाए और उसका साइज़ छोटी हो जाए। साइज़ अगर छोटी होगी तो पॉलिटिकल जो वेट है योगी जी का वो भी कम होगा, क्योंकि नंबर ऑफ MPs कम हो जाएंगे। तो अभी के लिए तो इतना ही। अब अमित शाह साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाने में कितना कामयाब हो पाते हैं मोदी जी, ये देखने वाली बात होगी। धन्यवाद।